हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान हब पे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। आज हम करेंगे इंग्लिश की एक नई शुरुआत। तो इंग्लिश के अंदर क्या है? इंग्लिश मेन चीज़ होती है इंग्लिश ग्रामर, और इसके अलावा है एंटोनियम, सिनोनियम और वोकेब का पार्ट। आज हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, और लास्ट के 5 वीडियो में हम 5 एंटोनियम और 3-4 वन वर्ड की बात करेंगे। इसके अलावा एक एक जोड़ के हम फ्रेजल वर्ब का भी डोज देते रहेंगे। आज हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर स्टार्टिंग से। सभी क्या पढ़ाते हैं? टेंस से स्टार्ट करते हैं, और हम भी टेंस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बना होता है, यानी कि पार्ट मतलब एक समूह है, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, स्पीच, एडवर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का एक समूह है। क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन शामिल है, हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। इसके अंदर 1 नंबर पे आता है नाउन, 2 नंबर पे आता है प्रोनाउन, प्रोनाउन 3 नंबर पे आएगा एडजेक्टिव, और 4 नंबर पे कौन आएगा? 4 नंबर पे आएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन PREPOS, प्रीपोजिशन। और 5 नंबर पे आएगा स्पीच। 6 नंबर पे कौन आएगी? 6 नंबर पे आएगी वर्ब, यानी एडवर्ब। 7 नंबर पे कौन आएगा? 7 नंबर पे शामिल होगी वर्ब। 8 नंबर पे आएगा एडजेक्टिव हो गया। अब आएगा कंजक्शन, और 9 नंबर पे शामिल होगा इंटरजेक्शन। यह समूह क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। अब इसके अंदर बात करें वर्ब की, यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस या पार्ट ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बनाना असंभव है। जैसे राम इज प्लेइंग। अब प्लेइंग क्या है? वर्ब है। अब राम इज, कुछ भी लिखो, प्लेइंग के बिना इसका अर्थ बेकार है, इज के बिना इसका अर्थ बेकार है। तो इसलिए वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस या स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच या सेंटेंस। वर्ब के बिना कुछ भी असंभव हो, यानी कि वर्ब जरूरी है। अब बात करते हैं हम इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट चलेंगे 200 या 250 के बीच में। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारी क्लास चलेगी। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यानी कि जो भी रूल होगा हम कॉन्सेप्ट को लगा के देखेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के बिना ये क्लास नहीं चलेगी। अब बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की। पहले कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे वर्ब के बारे में, यानी कि कौन कौन सी टेंस और उनकी कौन कौन सी वर्ब होती है। यानी कि वर्ब इज टर्म्स ऑफ टेंस, यानी कि वर्ब ही टेंस का भाग है। अब पहले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे? वर्ब इज टर्म्स ऑफ पार्ट, टर्म्स ऑफ टेंस। वर्ब इज टर्म्स ऑफ टेंस। टेंस। अब बात करते हैं, हम एक चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे कौन कौन सी टेंस की कौन कौन सी फॉर्म होती है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये आपने सबने पढ़ा होगा। आप इधर देख लेते हैं एक बार। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन हर के कितने भाग हो गए? 4 4 भाग होंगे, यानी कि
सिंपल, कंटिन्यूज, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूज, इस प्रकार ये सब चलेंगे। यानी कि टेंस 3 प्रकार के होंगे और प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट की हम सभी फॉर्म और वर्ब पढ़ेंगे, कौन कौन सी वर्ब होती है। बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की कौन सी वर्ब होगी? डू, डच या किसी भी वर्ब के पीछे क्या होगी? एस या ईएस लगा होगा। और हमेशा वर्ब की कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस के बारे में। इसमें क्या आएगा? इज, आर, एम और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। आईएनजी वाली कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म होती है। अब बात करते हैं 3 नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें क्या आएगा? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब 4 नंबर पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं पास्ट के बारे में। 1 नंबर पे आएगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में कौन कौन सी आएगी? डिड या सेकंड फॉर्म। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे वहां पर कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस होगा। और इसी प्रकार पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूज। पास्ट कंटिन्यूज में क्या आएगा? वाज, वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी वाली। 3 नंबर पे आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैज हैव की जगह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं 4 नंबर की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी शामिल है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है। इसी प्रकार हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर को यहाँ लिख लेते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तारों की यहाँ पर वैल्यू को लिखते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या आएगा? विल या सेल। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन सा टेंस आएगा? विल बी या सेल बी प्लस आईएनजी को भी थर्ड फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। विल बी या सेल बी प्लस वर्ब आईएनजी। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा आएगा? विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म। इसी प्रकार हमारी ये बात क्लियर होती है कि वर्ब के 3 फॉर्मेट होते हैं और उनके 4 भाग होते हैं। उनके सभी के हमने वर्ब हेल्पिंग वर्ब
पढ़ ली। अब बात करते हैं इसकी, एक बार वापस मैं बता देता हूँ बोल के। टेंस होते हैं फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल में डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी है ऐसे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आ रहे हैं प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें विल बी, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। अब बात करते हैं पास्ट के अंदर आएगा डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, इसमें आएगा हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर सिंपल में विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा विल बी या शेल बी और प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में आएगा विल हैव शेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा विल हैव बीन प्लस शेल हैव बीन। बात करते हैं आगे। अब पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, यह आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम किस प्रकार काम में ले सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, HV। और इसी प्रकार बताता हूँ, मेन वर्ब को हम लिखेंगे MV। ये क्या होती है, ये डिवाइस, इसको हम एक डिवाइस कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब एक डिवाइस होती है। जैसे कंप्यूटर को चलाते हैं तो कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं होता है, तो मॉनिटर के बिना कंप्यूटर का, यानी CPU के बिना मॉनिटर बैठता है, CPU के बिना कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार ये डिवाइस है जिसके बिना मेन वर्ब का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, एक बार लिख लेते हैं, यानी कि द डिवाइस दैट गिव्स एन मेन वर्ब। द डिवाइस that gives of main verb, gives an main verb। एक बार तो लिख देता हूँ इसको, हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, MV, यानी कि मेन वर्ब। अब ये एक डिवाइस होती है कैसे, अब एग्जांपल लेता हूँ इसका मैं, राम इज प्लेइंग। अब यहाँ पर बात करते हैं इज के बारे में। इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। अब ये डिवाइस की तरह कैसे काम करते हैं मेन वर्ब को, अब यहाँ से ये हटा देते हैं। देखो, राम प्लेइंग, कोई अर्थ नहीं लिख रहा है, राम इज प्लेइंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है तो ही मेन वर्ब का अस्तित्व है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे हिडन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वर्ब यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब छुपी हो, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन हेल्पिंग वर्ब। हिडन हेल्पिंग वर्ब। अब क्या होते हैं, 3 टेंस होते हैं हमारे पास, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, 2 टेंस होते हैं। इनमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब छुपी होती है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट टेंस की और सेकंड टेंस की। अब फर्स्ट टेंस में क्या होनी आएगी, अब ये ऐसे लिख लेता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ, यानी कि कोई भी वर्ब मान लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या ईएस, वर्ब के साथ एस या ईएस, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी, डू, या तो डू लिखेंगे तब आएगी। एस या ईएस कब आएगी, डू में ईएस जोड़ते हैं डच, और सेकंड फॉर्म कहाँ पर आती है, डिड,
आई बात समझ में। अब बात करते हैं डू के बारे में। अब एग्जाम्पल लेते हैं, देखो गो, गो के प्लस क्या जोड़ दिया, डू, तो क्या बना, गो। इसी प्रकार गो, गो के पीछे क्या जोड़ दिया, डच, क्या बना, गोज। इसी प्रकार गो, गो के पास बाद में क्या जोड़ दिया, डिड, तो क्या बना, वेंट। ठीक है। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि गो। अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पर एक, राम गोज टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल। राम गो टू स्कूल। अब इसमें गो, वेंट, गोन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन अपने आप में छुपी हुई है, कैसे, तो यहाँ पे बात की थी इज एक हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। अब यहाँ पे इज आर एम का अस्तित्व नहीं रहा ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, छुपी हुई वर्ब हो गई। यहाँ पर क्या आ सकता था, हेल्पिंग वर्ब की तरह डच, वेंट की जगह डिड और गो की जगह डू। यही आता ना, ये होती है हेल्पिंग वर्ब और ये है एक हिडन, हिडन हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर गो वेंट गो क्या है, एक गोज वेंट गो क्या है, हिडन वर्ब। अब बात करते हैं आगे, चलो आज की क्लास हम यही रखेंगे। अब बात करेंगे एंटोनियम सिनोनिम के डोज के बारे में। ये आएगा 5 मिनट का डोज, इसके पीछे ही लगा देते हैं हम, क्लास के पीछे डोज। सॉरी नीचे वाला दिखा नहीं, अब दिख जाएगा। अब बात करते हैं हम एंटोनियम सिनोनियम डोज। पहला डोज है हमारे पास एडवोकेट। मान लो हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करते ही हम क्या बोलेंगे, हमारा गुनाह क्या है। अब गुनाह तो मान लो पुलिस ने बता दिया तूने चोरी की है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने वकील के पास जाएंगे। वकील हमें क्या देगा, सलाह देगा। यानी कि एडवोकेट का मतलब क्या होता है, सलाहकार। एडवोकेट का मतलब सलाहकार। अब मान लो एडवोकेट ने हमें सलाह दे दी, तो हम क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी छुटवाओ। तो रिकमेंडेड मतलब क्या होगा, सलाह देना या बातचीत करना। अब क्या होगा, जैसे हमें मान लो कोई भी सजा सुना दी गई तो हमें जेल के अंदर ओपन करके डाला जाएगा, जेल बंद है तो उसको खोल के जला जाएगा। तो सलाहकार का क्या होगा, ओपोनेट, एंटोनियम। एंटोनियम क्या हो जाएगा, ओपोनेट। अपोनेट का मतलब विरोधी। यानी कि जैसे जेल का दरवाजा ओपन किया तो हमें अंदर डाल दिया जाएगा, यानी ओपोनेट। ओपोनेट का मतलब विरोधी। इसको ऐसे याद करने का तरीका है, यानी कि एडवोकेट, हमें मान लो एडवोकेट याद रह गया, हमें पुलिस ले गई, पुलिस से हमें क्या हो गया, एडवोकेट किया, एडवोकेट करने के बाद हमें रिकमेंड किया गया, रिकमेंड करने के बाद हमें ओपोनेट किया गया, मतलब ओपन किया गई थी जेल, जेल के अंदर में क्या गया था, डाला गया था। अफेक्टेड, अफेक्टेड क्या मतलब क्या होता है, प्रभाव, प्रभावशाली। अफेक्टेड मतलब प्रभावशाली। मान लो हम सभी किसान हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो मान लो बरसात हो गई, फसल पकी हुई है, बरसात हो गई, तो हमारा चेहरा क्या होगा, मुरझा हुआ ऐसा रहेगा, यानी कि प्रभाव पड़ा है कुछ ना कुछ। तो हम क्या बोलेंगे, अरे तेरी फसल तो क्या हो गई, खराब हो गई, यानी कि तेरी फसल तो बर्बाद हो गई, यानी कि तेरे पे कुछ अफेक्ट पड़ा है। तो इस पे क्या पड़ेगा, अफेक्ट। अफेक्ट पड़ने के बाद क्या होगा, इन्फ्लुएंस, यानी कि हमारे फ्यूज उड़ जाएंगे। जैसे बिजली के अंदर एकदम से झटका लगा तो फ्यूज उड़ जाएंगे, यानी कि फ्यूसेंस। इन्फ्लुएंस यानी फ्यूज उड़ना, यानी कि पुट ऑन मतलब उड़ना, यानी कि हमारे प्रभाव और पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, प्रभाव पड़ना, प्रभाव पड़ना।
यानी कि इन्फ्लुएंस मतलब हो जाएगा फ्यूज उड़ गई। यानी कि ऐसे याद कर लो, हम एक किसान परिवार से हैं और हमारे मतलब बरसात हो गई, अफेक्ट पड़ा, अफेक्ट होने के हमारे मतलब जैसे फ्यूज उड़े, यानी कि इन्फ्लुएंस और पुट ऑन करना। अब इसका एंटोनियम अनअफेक्टेड, यानी कि जो भी नेगेटिव चीज होगी उसके लिए अन आएगा, अन के लिए अनअफेक्टेड मतलब अप्रभावशाली। अप्रभावशाली। एग्री, एग्री का मतलब क्या होगा? सहमत होना। सहमत होना मतलब आपके पास मान लो 20 लाख रुपए है और आपको प्लॉट लेना है, तो आप डीलर के पास जाओगे और उसके बाद में हमारा क्या होगा? एग्रीमेंट होगा वहां पर कागजी के लिए। उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? एग्री होना। हम कहते हैं ना, मैं तो एग्री हूँ भाई, जल्दी से जल्दी करवा लो। यानी कि एग्री का मतलब हो गया सहमत। अब एग्री होगा तो अप्रूव होगा, यानी कि मान लो वो सहमत हो गया। सहमत अप्रूव मतलब हमारी भाषा में मान लो बढ़ना, बढ़ना या टेली होना। टेल मतलब लंबा होना और टेली से याद रख लो बढ़ना, अप्रूव होना, यानी कि हमारी संपत्ति में कुछ तो ऐड हुआ है ना। अप्रूव का मतलब क्या हो गया? सहमत होना, एग्री होना। अब डिसएग्री का मतलब असहमत, डिस हो गया। यानी कि फिर मान लो हमारे घाटा हो गया, उस प्लॉट के 10 लाख ही हो गए, तो हम क्या हो गए? डिस हो गए, मतलब डिस्चार्ज हो गया, मतलब डिसएग्री हो गया। या डिफर, डिफर क्या होता है? हमारी क्लास में सबसे मुख्य होता है, यानी कि जिस कमजोर पड़ जाना, यानी कि असहमत होना। डिफर भी क्या होता? असहमत। हम कहते हैं ना तो डफर है, डफोड़ो है, डफोड़ा का मतलब डिफर। अब वापिस याद रख लो, एडवोकेट, हमें पुलिस आई, मान लो पुलिस आई घर पे और हमें ले गई, तो हम क्या करेंगे? एडवोकेट करेंगे। एडवोकेट मतलब सलाहकार करेंगे। सलाहकार करने के बाद हमें क्या वगैरह रिकमेंड करेंगे, यानी कि जिसके पास हम जाएंगे वो रिकमेंड करेंगे। रिकमेंड करने के बाद में हमें ओपन करके जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कि ओपनेट। ओपनेट के बाद में क्या आएगा? 2 नंबर पे अफेक्टेड। अफेक्टेड क्या? प्रभावशाली। प्रभावशाली मतलब हमारे फ्यूज उड़ गए। इससे याद, किसान में बरसात हो, अफेक्ट पड़ा, फ्यूज हो गए, यानी इन्फ्लुएंस और पुट होना है, इसका मतलब हो जाएगा अनअफेक्टेड। एग्री सहमत, प्लॉट लेने गए हम, प्लॉट लेने के बाद हमें कागजी कार्रवाई में एग्री होना पड़ा। अब एग्री होने के बाद में हम क्या हो गए? अप्रूव हो गए, यानी कि हमारी संपत्ति में कुछ जुड़ा, तो मतलब टेली हो गए। अब सहमत होना मतलब टेली होना। अब डिसएग्री, अब हमारी मान लो एकदम से डिफर, यानी कि हम घाटा हो गया प्लॉट में, तो हम क्या हो गए? डिफर। अब प्लॉट के अंदर कुछ जुड़ा तो हम एग्री हैं, मतलब बर्थडे। अप्रूव हुए, टेली हुए, बर्थडे। अब घटा हो गया तो हम क्या हो गए? डिस से पुरानी कट के, मतलब हो गया डिपर। आज हम 3 करेंगे, कल 5 करेंगे और दो दो से कल हम 1 वर्ड भी ऐड करेंगे। कैसा लगा डोज? क्लास को यहीं रखते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।